सभी के चले जाने के बाद शांगगुआनडिंग ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अकेले ही स्वादिष्ट सूप का आनंद लिया। शुरू में वहां ज्यादा सूप नहीं था और जियानजिंग र और कुछ नौकरों ने एक एक कटोरा पी लिया था। शांगगुआनडिंग को केवल आधा कटोरा पीने को मिला। ये देखकर कि जियानजिंग र वापस आ रहा था, शांगगुआनडिंग ने तुरंत अपने मुंह के कोनों को पोंछा और पढ़ना जारी रखने के लिए लिविंग रूम में वापस आ गया, जैसे कि वह बिल्कुल भी नहीं गया था। जब शांगगुआनडिंग ने जियानजिंग र को लौटते देखा तो उसने कहा, मैंने उन नौकरों से सुना है कि तुम्हारा सूप बहुत स्वादिष्ट है। मुझे फॉर्मूला बेच दो। इसकी कीमत कितनी है? जियानजिंग र मुस्कुराया और कहा, मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। शांगगुआनडिंग ने तुरंत पूछा, क्यों? अभी अभी आधा कटोरा सूप पीने के बाद शांगगुआनडिंग शायद इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएगा। अभी भी वह सूप का स्वाद ले रहा था। जियानजिंग र ने शांति से कहा, इस सूप का कोई फॉर्मूला नहीं है। जब मैं इसे स्वयं बनाती हूँ तभी इसका स्वाद ऐसा होता है। जब शांगगुआनडिंग ने यह सुना तो वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। ऐसा कहते हुए जियानजिंग र ने अपना फ़ोन निकाला और कमरे की निगरानी फुटेज की जांच की। शांगगुआनडिंग ने उदासीन होने का नाटक करते हुए शांति से कहा, अगर आपके पास दोपहर में समय हो तो इसे मेरे लिए फिर से बनाएं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका सूप कितना स्वादिष्ट है। जियानजिंग र ने ऊपर देखा और कहा, क्या तुमने इसे अभी नहीं पिया? शांगगुआनडिंग दंग रह गया। जियानजिंग र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके कमरे को छोड़कर इस घर में हर जगह निगरानी कैमरे लगा दिए हैं। मैंने अभी अभी आपको नौकरों से सूप छीनते हुए देखा। जियानजिंग र ने अपनी हंसी रोक ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शांगगुआनडिंग का इतना मजाकिया पक्ष होगा। हालांकि शांगगुआन इतना घमंडी था कि उसने यह बात नहीं बताई। शांगगुआनडिंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने जल्दी से कहा, केवल तुम ही मुझे इतना शर्मिंदा महसूस करा सकते हो। अगर कोई और होता तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अपंग बना देता। अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। जियानजिंग र ने कहा, यहाँ आज्ञाकारी होकर बैठो और इधर उधर मत भागो। इतना कहकर जियानजिंग र दरवाजा खोलने चला गया। उसे एहसास हुआ कि दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति वास्तव में लीकुन था। लीकुन के चेहरे पर मुस्कान थी और बाहर 10 से ज्यादा कारें खड़ी थीं। सबसे आगे वाली कार एक विस्तारित मेबैक थी। ये लाइनअप पिछली वाली से भी ज्यादा भव्य थी। जियानजिंग एर ने शांति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीकुन ने सम्मानपूर्वक कहा, बूढ़े मास्टर शराब पीने से खुद को नहीं रोक पाए, इसलिए उनकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। मेरे पिता ने मुझे आपके पास आने और आपसे फिर से बूढ़े मास्टर को बचाने के लिए कहने के लिए कहा। बिना सोचे समझे जियानजिंग र ने मना कर दिया, आप वापस जा सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है। लीकुन तुरंत घबरा गया और बोला, चमत्कारी डॉक्टर जियान, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया इस बार मेरी मदद करें। मेरे पिता ने कहा है कि अगर मैं आपको वापस नहीं बुला पाया तो वे मुझे ली परिवार से बाहर निकाल देंगे। जियानजिंग र ने अधीरता से कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास समय नहीं है। लीकुन ने कहा, डॉक्टर जियान, क्या आप लियूशिन र के मामले पर नाराज हैं? भोज में मैं लियूशिन र को बाहर लाया, लेकिन उसे कोई सबक नहीं सिखाया। मैंने आपसे झूठ बोला। चमत्कारी डॉक्टर जियान, मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए अब लियूशिन र को मार डालूंगा। जियानजिंग एर को लीकुन की कोई परवाह नहीं थी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। जियानजिंग र के पास अब करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे, इसलिए उसके पास लीकुन की परवाह करने का समय नहीं था। यद्यपि बूढ़े मास्टर ली की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई थी, लेकिन ये घातक नहीं थी। उस संगठन के बारे में सुराग मिलने के बाद ओल्ड मास्टर ली के पास जाकर उनका इलाज करने में ज़्यादा देर नहीं हुई। लिविंग रूम में लौटने के बाद जियानजिंग र ने चारों ओर नज़र घुमाई, लेकिन शांगगुआनडिंग को नहीं देखा। नौकर से पूछने पर उसे पता चला कि शांगगुआनडिंग पहले ही पिछले दरवाजे से निकल चुका था। जियानजिंग र ने कोसा, उस कमीने। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत पीछे के दरवाजे से उसका पीछा करने लगी। शांगगुआनडिंग के लिए अब अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक था। यदि शांगगुआनडिंग की मृत्यु हो गई तो वह संगठन फिर से प्रकट नहीं होगा और उसका पता फिर से चल जाएगा। लीकुन, जो विला के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, निराशा महसूस कर रहा था। उन्होंने केवल यही सोचा कि दान भोज वाली घटना के कारण जियानजिंग इस बार जाने के लिए तैयार नहीं थी। लीकुन के पीछे खड़े ली परिवार के सदस्यों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे और उन्होंने सावधानीपूर्वक पूछा, युवा मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? लीकुन ने आह भरते हुए कहा, जब तक चमत्कारी डॉक्टर जियान सहमत नहीं हो जाते तब तक दरवाजे पर प्रतीक्षा करो। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए लीकुन सम्मानपूर्वक दरवाजे पर खड़ा हो गया। ली परिवार के सदस्य भी दरवाजे पर खड़े थे। लीकुन अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह इस बार जियानजिंग र को वापस नहीं बुला सका तो वह मर जाएगा। ली परिवार का मुखिया अपनी बात का पक्का था।
अगर उसने कहा कि वह ली कुनकुली परिवार से बाहर निकाल देगा तो वह निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल देगा। वह निश्चित रूप से अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। जियान जिंग र के बाहर जाने के बाद उसने शांगगुआनडिंग को वाणिज्यिक सड़क की दिशा में टैक्सी लेते हुए देखा। जियान जिंग एर ने तुरंत एक कार रोकी और उसका पीछा किया। जैसे ही कार आने वाली थी वह अचानक मुड़ गई और बगल में स्थित भूमिगत पार्किंग की ओर चल दी। जियान जिंग र ने उनका पीछा किया तो उसने देखा कि ड्राइवर शांगगुआनडिंग का रास्ता रोक रहा है। ड्राइवर की निगाहें तेज और जानलेवा थीं। वह स्पष्ट रूप से हत्यारा था। जियान जिंग र को बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह इस अवसर का उपयोग शांगगुआनडिंग को सबक सिखाने के लिए करेगी ताकि वह भविष्य में फिर से बाहर न निकल सके। हत्यारे ने ठंडे स्वर में कहा, युवा मास्टर शांगगुआन, मुझे क्षमा करें। हत्यारे का हाथ कांप उठा और अचानक उसके हाथ में एक छोटा खंजर आ गया। हालांकि शांगगुआनडिंग के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी और उसने उदासीनता से कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। हत्यारा दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शांगगुआनडिंग ऐसी परिस्थितियों में भी इतना शांत रहेगा। हत्यारे ने ठंडे स्वर में कहा, किसी ने आप पर हमला करने के लिए पैसे दिए हैं। जब तक हम कार्रवाई करेंगे कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। हत्यारे का चेहरा और भी ठंडा होता गया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा और भी तीव्र होती गई। शांगगुआनडिंग ने शांति से कहा, क्या ऐसा है? शांगगुआनडिंग वास्तव में घबरा रहा था। वह बस शांत होने का नाटक कर रहा था। उनका मुख्य लक्ष्य समय रोकना था। हत्यारे ने उपहास किया और शांगगुआनडिंग के गले पर वार करने के लिए अपना खंजर लहराया। इस बार हत्यारे ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फुश! एक चांदी की सुई उड़कर आई। ये सीधे हत्यारे के एक्यूपंक्चर बिंदु पर जा लगा। जियान जिंग र तेजी से आगे बढ़ी और हत्यारे के मुंह से जहर साफ कर दिया। जियान जिंग र हत्यारे को जीवित छोड़ना चाहता था। अचानक एक चमक सी हुई जैसे कोई चीज उड़कर ऊपर आई हो। लक्ष्य शांगगुआनडिंग था। पता चला कि ड्राइवर होने का नाटक कर रहे इस हत्यारे के अलावा 5 या 6 अन्य लोग भी पास में छिपे हुए थे। जियान जिंग एर ने हमले से बचने के लिए शांगगुआनडिंग को जल्दी से खींच लिया। अन्य 6 हत्यारों ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया और अंधेरे से भाग निकले। यद्यपि जियान जिंग र ने 6 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन वे बराबरी पर थे। जियान जिंग र की नज़र में ये हत्यारे उसके मुकाबले के नहीं थे। 20 सेकंड बाद 6 हत्यारे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान जिंगर इतना शक्तिशाली होगा। उन सभी ने कई मिशनों को अंजाम दिया था लेकिन उनका सामना कभी भी इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ से नहीं हुआ था। जियान जिंग र सर्वश्रेष्ठ था। 6 हत्यारे अचानक हिल गए और मर गए। हमला करने से पहले उन्होंने जियान जिंग र को उन्हें जीवित पकड़ने से रोकने के लिए जहर पी लिया था। दुर्भाग्यवश इन हत्यारों का अनुमान गलत था। जियान जिंग एर ने पहले ही हत्यारे को ड्राइवर होने का नाटक करते हुए पकड़ लिया था। जियान जिंग र ने हत्यारे को उससे बात करने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर वार किया, हत्यारे को बेहोश कर दिया और उसे ट्रंक में डाल दिया। शांगगुआनडिंग एक तरफ खड़ा होकर प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था। जियान जिंग र ने पूछा, आप विला से अकेले क्यों बाहर आए? जियान जिंगर गुस्से में था। शांगगुआनडिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या मुझे आपको बताना होगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? शांगगुआनडिंग कार में चढ़ गया। जियान जिंग र अवाक रह गया। जियान जिंग र ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी पार्किंग से बाहर ले गया। वे दोनों अभी निकले ही थे कि एक बूढ़ा आदमी अंगरक्षकों के एक समूह के साथ दौड़ता हुआ आया। ये बूढ़ा आदमी वही व्यक्ति था जो पिछली बार शांगगुआनडिंग को लेने आया था। बूढ़ा आदमी सदमे में लाशों को देख रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, ये 6 शीर्ष हत्यारे हैं। क्या वह लड़की वाकई इतनी आसानी से उनसे लड़ गई? वह वाकई सबसे अच्छी है। बूढ़े आदमी के पीछे खड़े अंगरक्षक भी बहुत हैरान थे। बूढ़े ने गंभीरता से कहा, ये लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी को तुरंत जांच के लिए बुलाओ। युवा मालिक की सुरक्षा के लिए उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की स्पष्ट जांच होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। एक अंगरक्षक ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी से जांच करने को कहा। जियान जिंग र ने कार को सड़क पर ले जाकर सड़क के किनारे रोक दिया। जियान जिंग एर ने शांगगुआनडिंग की ओर देखा और कहा, नीचे उतर जाओ। शांगगुआनडिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? जियान जिंग र ने उदासीनता से कहा, मुझे कुछ काम है। शांगगुआनडिंग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की और फिर आज्ञाकारी ढंग से कार से बाहर निकल गया। हालांकि जैसे ही वह कार से बाहर निकला, शांगगुआनडिंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने कार का दरवाज़ा खोलना चाहा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि कार का दरवाज़ा पहले से ही बंद था। जैसे ही जियान जिंग र कार में बैठी, उसने खिड़की थोड़ी सी खोली और शांति से कहा, हमारा सौदा हो गया है।
मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था, इसलिए अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहते ही जियान जिंग र ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी चला दी। पार्किंग स्थल में बूढ़ा आदमी और अंगरक्षक छिप गए, लेकिन फिर भी जियान जिंग र ने उन्हें खोज लिया। जब जियान जिंग र पार्किंग में दाखिल हुई तो उसने पहले ही सभी को देख लिया था। इतने सारे अंगरक्षकों की सुरक्षा के साथ शांगगुआनडिंग को ठीक होना चाहिए, इसलिए जियान जिंगार ने शांगगुआनडिंग को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। जियान जिंग र अब और खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। घर के रास्ते में ट्रैफिक जाम था। जब जियान जिंग र घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसने ली कुन और ली परिवार के सदस्यों को दरवाजे पर खड़े देखा। मौसम उमस भरा और गर्म था। लीकुन थका हुआ लग रहा था और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। जियान जिंग र की मदद पाने के लिए लीकुन केवल दृढ़ता बनाए रख सकता था। जब लीकुन ने जियान जिंग र को वापस आते देखा तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान। लीकुन की उपेक्षा करते हुए जियान जिंग र ने हत्यारे को ट्रंक से बाहर निकाला और उसे आंगन में फेंक दिया। लीकुन जियान जिंग र का पीछा करते हुए अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे बाहर ही बंद कर दिया गया। लीकुन शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लोगों के एक समूह के साथ दरवाजे पर खड़ा रह सकता था। जियान जिंग र ने हत्यारे को जगाया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? मुझे अभी बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हत्यारे ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जियान जिंग र ने भौहें सिकोड़ी। ये हत्यारे काफ़ी चुप रहते थे, इसलिए उनसे उनके संगठन के बारे में पूछताछ करना बहुत कठिन होगा। हालांकि जियान जिंग र के पास समय और धैर्य था। इस समय एक परिचित आवाज़ ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? जब जियान जिंग र ने पलट कर देखा कि वह कौन था, तो वह अवाक रह गई। ये व्यक्ति शांगगुआनडिंग था। शांगगुआनडिंग ने एक साधारण सूट पहना हुआ था और अपने हाथ में लाल वाइन का गिलास लेकर घूम रहा था, और वह जियान जिंग र को आश्चर्य से देख रहा था। शांगगुआनडिंग मुस्कुराया और कहा, मुझसे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। जियान जिंग र ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें मेरी सुरक्षा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शांगगुआनडिंग ने धीमी और चुंबकीय आवाज में कहा, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं केवल आपके घर पर ही रह सकता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। यदि कोई अन्य स्त्री होती तो शायद इसी क्षण वह स्वयं को उसके समक्ष प्रस्तुत कर देती। दुर्भाग्य से शांगगुआनडिंग का सामना जियान जिंगर से हुआ। शांगगुआनडिंग ने आगे कहा, या फिर हम कोई और सौदा कर सकते हैं। मैं आपको उनका संगठन खोजने में मदद करूंगा। क्या आप बदले में मुझे यहाँ रहने देंगे? जियान जिंगार ने सीधे कहा, जरूर। जब तक वह उस संगठन को ढूंढ पाती, जियान जिंग र सी सिटी छोड़ देगी। जियान जिंग र का इस विला को स्वीकार करने का इरादा नहीं था। यदि शांगगुआनडिंग रुकने को तैयार है तो ऐसा ही हो। वह इसे शांगगुआनडिंग को दे सकती थी। जियान जिंग र को वैसे भी पैसों की परवाह नहीं थी। जियान जिंग र की नज़र में इस संगठन को ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस संगठन को नष्ट करना और मास्टरमाइंड को ढूंढना। शांगगुआनडिंग ने कहा, ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। इसके साथ ही शांगगुआनडिंग हत्यारे के सामने चला गया और उदासीनता से पूछा, मुझे सच बताओ, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर हत्यारा परेशान हो गया। शांगगुआनडिंग ने आगे कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैं शांगगुआन परिवार का युवा स्वामी हूं। आपके परिवार की रक्षा करना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका परिवार आपके साथ मर जाएगा। हत्यारे ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, यदि आप मेरी शर्तें मान लें तो मैं आपको बता दूंगा। शांगगुआनडिंग ने कहा, अपनी शर्तें बताओ। हत्यारे ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें अपने परिवार का पता दूंगा। मेरे परिवार को मेई देश भेजने का कोई तरीका सोचो। तो मुझे 20 मिलियन युआन दे दो। ये पैसा मेरे भविष्य के जीवन की गारंटी देगा। सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि यह संगठन कहाँ है। शांगगुआनडिंग ने बिना सोचे कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर हत्यारे ने उसे अपने घर का पता बताया। शांगगुआनडिंग ने तुरंत फ़ोन किया। फ़ोन काटने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को बुला लूंगा। खबर का इंतज़ार करो। शांगगुआनडिंग मुस्कुराया और लिविंग रूम में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। जियान जिंग र ने हत्यारे को गोदाम में फेंकने के बाद ही लिविंग रूम में प्रवेश किया। जियान जिंग र ने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? शांगगुआनडिंग ने कहा, मुझे नहीं पता। वह संगठन बेवकूफ़ों से भरा नहीं है। अगर कोई हत्यारा पकड़ा जाता है तो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन चिंता मत करो।
मैंने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है वह निश्चित रूप से यह काम करेगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा। जियान जिंग एर ने कंधे उचकाए और अपने कमरे में वापस चली गई। रात में जियान जिंग र ने निगरानी फुटेज की जांच करने के लिए अपना फ़ोन चालू किया और उसे पता चला कि ली कुन अपने आदमियों के साथ पहले ही निकल चुका था। जियान जिंग र ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह जियान जिंग एर और शांगगुआनडिंग नाश्ता कर रहे थे, तभी एक नौकर घबराया हुआ भागता हुआ अंदर आया। नौकर ने घबरा कर कहा, मिस जियान, किसी ने कहा है कि ली परिवार का मुखिया आपसे मिलना चाहता है। जियान जिंग र मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली परिवार के मुखिया व्यक्तिगत रूप से आएंगे। जियान जिंग एर ने दलिया का एक घूंट लिया और शांति से कहा, उसे अंदर आने दो। नौकर ने कहा, हाँ। नौकर भोजन कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जियान जिंग एर ने दलिया का कटोरा नीचे रखा और लिविंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर ली परिवार का सिर लेकर आया। वह ली कुन को भी साथ ले आया। जब ली परिवार के मुखिया ने जियान जिंग र को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, आपको फिर से परेशान करने के लिए मुझे खेद है। फिर ली परिवार के मुखिया ने विनती की, चमत्कारी डॉक्टर जियान, कृपया बूढ़े आदमी को बचा लें। ली परिवार निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देगा। धन्यवाद डॉक्टर जियान। जियान जिंग र ने उदासीनता से कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है। चलो कुछ दिनों में इस बारे में बात करते हैं। ये सुनकर ली परिवार के मुखिया असहाय दिखे। जियान जिंग र को सचमुच कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। ली परिवार के मुखिया ने सोचा कि जियान जिंग र मदद करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह ली कुन से नाराज थी। थप्पड़। ली परिवार के मुखिया ने पलटकर ली कुन को थप्पड़ मारा और गुस्से से डांटा, बेवकूफ़, ये सब तुम्हारी गलती है। डॉक्टर जियान ने ली परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो तुम उस कुतिया लियूशिन र की मदद कैसे कर सकते हो। ली कुन का चेहरा दुख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ली परिवार के मुखिया ने निराशा में ली कुन को देखा और दांत पीसते हुए कहा, अब यहाँ से चले जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं घोषणा करूंगा कि अब से तुम ली परिवार के सदस्य नहीं हो। ली परिवार में तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। जब ली कुन ने यह सुना तो वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, पिताजी। ली परिवार के मुखिया ने उदास भाव से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद ही बाहर निकाल दूं? ली कुन का चेहरा निराशा से भर गया। अंत में ली कुन निराश होकर बाहर चले गए। ली परिवार के मुखिया ने कोई दया नहीं दिखाई। जियान जिंग र ने भौहें सिकोड़ी। यदि ली कुन को ली परिवार से बाहर निकाल दिया जाए तो सी सिटी में गुट बनाने में उसकी मदद कौन करेगा? जियान जिंग एर ने ली कुन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, रुको। आपने मुझसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। जब ली कुन ने यह सुना तो अपने पिता की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आशा की एक झलक दिखी। ली परिवार के मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, भविष्य में हम तुम्हें ली परिवार से बाहर निकालने के बारे में बात करेंगे। जब ली कुन ने यह सुना तो उसने राहत की सांस ली और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद चमत्कारी डॉक्टर जियान। ली कुन बहुत आभारी दिखे। इस बार ली कुन वास्तव में जियान जिंग र का आभारी था। इस क्षण के बाद से ली कुन ने जियान जिंग र के प्रति असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं की। ली कुन ने तुरंत कहा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, मैं निश्चित रूप से आपके निर्देशानुसार कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगा। चिंता मत करो। जियान जिंगार ने सिर हिलाया। ली परिवार के मुखिया ने जियान जिंग एर को यह बात बताकर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने सोचा कि जियान जिंग र अब ओल्ड मास्टर ली को नहीं बचाएगा। जियान जिंग र ने पानी का एक घूंट लिया और शांति से कहा, मुझे वास्तव में अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। इसे निपटाने के बाद मैं ओल्ड मास्टर ली का इलाज करने के लिए दानव शहर वापस जाऊंगा। ली परिवार के मुखिया दंग रह गए। फिर वह बहुत खुश हो गया। जियान जिंग र ने आगे कहा, बूढ़े मास्टर ली ने थोड़ी शराब पी ली है, लेकिन यह इतनी गंभीर नहीं है। मैं आपको अभी दवा का नुस्खा देता हूँ। उसे दिन में एक बार इसे लेने दें ताकि उसकी हालत फिलहाल स्थिर हो जाए। जैसे ही जियान जिंग र ने बोलना समाप्त किया, उसने उसे नुस्खा बता दिया। ली परिवार के मुखिया ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे कुछ न सुन लें। जियान जिंग र के बोलने के बाद ली परिवार के मुखिया ने कलम और कागज पर दवा का नुस्खा लिख लिया। ली परिवार के मुखिया ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद चमत्कारी डॉक्टर जियान। ली परिवार के मुखिया ने राहत की सांस ली। उसका धन्यवाद करने के बाद ली परिवार के मुखिया ली कुन के साथ चले गए। दरवाजे पर ली परिवार के मुखिया ने राहत भरी आवाज में कहा, बूढ़ा आदमी बच गया। ली कुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, क्यों न मैं अब लियूशिन र से निपट लूं। ली परिवार के मुखिया ने एक पल सोचा और कहा, नहीं, हम दिव्य डॉक्टर जियान और लियूशिन र के बीच के मामले में जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
जब तक दिव्य डॉक्टर जियान ऐसा न कहें तब तक कोई कदम न उठाएं। इसके साथ ही ली परिवार के मुखिया ने ली कुन की ओर देखा और कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान की क्षमता के साथ लियूशिन र पहले ही कई बार मर चुकी होगी। लियूशिन र के अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ होने का कोई कारण अवश्य होगा। वैसे भी लियूशिन र से जितना हो सके उतना दूर रहो। ली कुन ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर ली परिवार कार में सवार होकर चला गया। जैसे ही ली परिवार चला गया, कई पत्रकार जंगल के किनारे से बाहर आ गए और चर्चा करने लगे। आखिर यह बेकार औरत कौन है जिसे हो परिवार ने छोड़ दिया है? यहाँ तक कि ली परिवार के मुखिया भी उसे आमंत्रित करने व्यक्तिगत रूप से आए थे। युवा मास्टर ली कुन कल पूरे दिन दरवाजे पर खड़े रहे। ये पहली बार है जब मैंने युवा मास्टर ली को इतना विनम्र देखा है। अगर इसकी रिपोर्ट की गई तो यह निश्चित रूप से सुर्खियों में होगा। ... कुछ घंटों बाद ये खबर पूरे सिटी में फैल गई कि ली परिवार के मुखिया ने ली परिवार के युवा स्वामी को जियान जिंग एर को आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। यह मामला भी समाचारों में गर्म विषय बना। हो परिवार के विला में हो जुनलाई, हो शियाओयू, श्री हो और श्रीमती हो ने लिविंग रूम में टेलीविजन पर समाचार देखा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कल सुबह 9 बजे ली परिवार के युवा मालिक ली कुन इस तथाकथित बेकार बहू को आमंत्रित करने के लिए 10 घंटे तक दरवाजे पर खड़े रहे, जिसे हो परिवार ने त्याग दिया था। ली परिवार का युवा स्वामी असफल हो गया। आज सुबह 8 बजे ली परिवार के मुखिया व्यक्तिगत रूप से आए। ... ये बेकार बहू कौन है जिसे हो परिवार ने छोड़ दिया? वह काफ़ी घमंडी है। मुझे लगता है कि दर्शक भी मेरी तरह ही उत्सुक हैं। क्या जियान जिंग र एक बड़ा शख्स बन सकता है? टेलीविजन रिपोर्ट के साथ ही एक वीडियो भी प्रसारित किया गया। वीडियो में ली कुन पसीने से लथपथ चेहरे के साथ जियान जिंग र के दरवाजे पर खड़े थे। दूसरा वीडियो ली परिवार के मुखिया के विला में प्रवेश करने का था। समाचार देखने के बाद हो परिवार में कोई भी शांत नहीं बैठ सका। हो जुनलाई ने भौहें सिकोड़ी। श्रीमती हो ने असमंजस में कहा, वह घटिया आदमी जियान जिंग र ली परिवार के मुखिया और युवा मालिक को कैसे जान सकता है? वे दोनों बड़े लोग हैं। हो शियाओयू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे याद है कि पिछले चैरिटी भोज में जब लियूशिन एर ने जियान जिंग एर के लिए परेशानी खड़ी की थी तो ली कुन ने उसकी मदद की थी और वह बहुत सम्मानजनक था। क्या ये हो सकता है कि जियान जिंग एर एक बड़ी हस्ती है? हो जुनलाई चुप रही। श्री हो ने कहा, उस समय मैंने कहा था कि जियान जिंग र कोई बेकार आदमी नहीं है, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि जियान जिंगर कोई बड़ी हस्ती है या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वह ली परिवार के मुखिया और युवा मालिक को जानती है। ऐसा लगता है कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं। अगर जियान जिंग एर अभी भी हो परिवार की बहू होती तो हमें जुनलाई की कंपनी के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। ... इन शब्दों से उन्हें कुछ एहसास हुआ। श्रीमती हो ने एक पल सोचा और हो जुनलाई की ओर देखते हुए कहा, जुनलाई, जियान जिंग एर को ढूंढो और उससे इस मामले को सुलझाने में मदद मांगो। हो जुनलाई ने तुरंत कहा, मुझे जाने में बहुत शर्म आ रही है। श्रीमती हो ने कहा, जुनलाई, क्या इस समय तुम्हारा अहंकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर कंपनी चली गई तो क्या हमारा परिवार भूखा नहीं मरेगा? बिना कुछ कहे हो जुनलाई उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में वापस चला गया। श्रीमती हो ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने घमंडी हो तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद श्रीमती हो ने हो शियाओयू की ओर देखा और कहा, चलो जियान जिंग एर को ढूंढते हैं। हो शियाओयू ने सिर हिलाया और अपनी मां के साथ जियान जिंग एर की तलाश में निकल गई। जियान जिंग र सोफे पर बैठकर टेलीविजन देख रही थी। शांगगुआन डिंग भी वहां मौजूद थे। शांगगुआन डिंग ने टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसका परफेक्ट फिगर दिख रहा था और वह सेक्सी दिख रहा था। साधारण महिलाएं इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। हालांकि जियान जिंग एर ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ये सब देखा ही नहीं। हालांकि अंदर ही अंदर उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। शांगगुआन डिंग स्पष्ट रूप से जियान जिंगर को बहकाने की कोशिश कर रहा था। शांगगुआन डिंग ने जियान जिंग र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हो परिवार निश्चित रूप से बाद में तुम्हें खोजने आएगा। केवल तुम ही मिस्टर हो की कंपनी की मदद कर सकते हो। जियान जिंग र ने कहा, यह मेरा काम है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। शांगगुआन डिंग ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, तो मैं सिर्फ नाटक देखूंगा। जियान जिंग र कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक नौकर अंदर आया और बोला, मिस जियान, मिसेज हो और मिस हो आपसे मिलने आए हैं। जियान जिंग र ने व्यंग्य किया, वे सचमुच आए थे। जियान जिंग र ने कहा, उन्हें अंदर आने दो। कुछ ही देर बाद नौकर श्रीमती हो और हो शियाओयू को अंदर ले आया। जब हो शियाओयू ने शांगगुआन डिंग को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गई और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। हो शियाओयू की अभिव्यक्ति देखकर शांगगुआन डिंग अपनी हंसी रोक नहीं सका।
हो शियाओयू इस मुस्कान से और भी अधिक मंत्रमुग्ध हो गई और वह स्थिर होकर उसकी ओर देखने लगी। जब श्रीमती हो ने देखा कि जियान जिंग र के बगल में एक सुंदर आदमी था तो उसकी अभिव्यक्ति मिश्रित थी। श्रीमती हो ने धीरे से कहा, जियान जिंग र, मैंने सुना है कि आप ली परिवार के मुखिया को जानते हैं। क्या ये सच है? ये पहली बार था जब श्रीमती हो ने जियान जिंग एर से इतनी विनम्रता से बात की थी। अतीत में श्रीमती हो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थीं और उसे डांटती थीं। जियान जिंग र ने कहा, ये सही है, ये सच है। श्रीमती हो ने तुरंत खुशी से कहा, यह बहुत बढ़िया है। जुनलाई की कंपनी टिक पाएगी। ली परिवार दानव प्रांत का अधिपति है, इसलिए ली परिवार जुनलाई की कंपनी की मदद कर सकता है। जियान जिंग र ने कुछ नहीं कहा। जियान जिंग र को चुप देखकर भी श्रीमती हो असंतुष्ट नहीं दिखीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जियान जिंग र, हमने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें हो परिवार से बाहर निकाल दिया। तुम्हें बाहर निकालकर ही हम तुम्हारी क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं। दरअसल मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम हमेशा मेरी बहू रही हो और मैं तुम्हें अपनी जैविक बेटी मानता हूँ। जियान जिंग र ने मन ही मन उपहास किया। उसकी सास बहुत सक्षम थी। झूठ बोलते समय वह आँख भी नहीं झपकती थी। यहाँ तक कि उसकी सास भी शायद उसकी कही बात पर विश्वास नहीं करती। हो शियाओयू ने भी ईमानदारी से कहा, भाभी, मैं अतीत में असंवेदनशील था और मैंने आपको निराश किया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो शियाओयू ने तो उसे अपनी भाभी तक कह दिया। जियान जिंग र ने मन ही मन उपहास किया। हो शियाओयू नाटक करने में बहुत अच्छी थी। श्रीमती हो की तरह अगर हो शियाओयू अभिनेत्री नहीं बनती तो ये बर्बादी होगी। वे दोनों जुनलाई की संगति के लिए आए थे। ... हो जुनलाई की कंपनी के साथ मामला सुलझाने के बाद उन दोनों ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। जियान जिंग श्रीमती हो और हो शियाओयू के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब तक आप पूछते रहेंगे वह मदद करेगी। ये देखकर कि जियान जिंग र अभी भी चुप था, श्रीमती हो ने धीरे से कहा, जियान जिंग र, यदि आप जुनलाई की कंपनी के मामले को सुलझाने में मदद करते हैं तो मैं निश्चित रूप से जुनलाई को आप दोनों को पुनर्विवाह करने के लिए राजी करूंगी। जियान जिंग ने श्रीमती हो की ओर देखा और उन्होंने शांति से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक जुनलाई मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएगा मैं मदद करूंगा। श्रीमती हो ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगी। श्रीमती हो मुस्कुराईं और जाने के लिए खड़ी हो गईं। हो शियाओयू ने शांगगुआनडिंग की ओर फिर से देखा, फिर अनिच्छा से अपनी मां के साथ चली गई। जियान जिंग के प्रति श्रीमती हो का रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। जियान जिंग र ने गहरी सांस ली। जैसी कि उम्मीद थी वह हो जुनलाई से उबर नहीं पाई थी। जब श्रीमती हो घर लौटी तो उन्होंने हो जुनलाई को बुलाया और कहा, जुनलाई, ये हो गया। कल अपने आप को साफ करना और जियान जिंग र से मिलने जाना। उसने कहा कि जब तक तुम पूछोगे वह मदद करेगी। हो जुनलाई चुप रही। श्रीमती हो ने समझाया, जुनलाई, अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हमारा परिवार कैसे चलेगा? हो जुनलाई ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। कंपनी की खातिर समझौता करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उस समय उसने जियान जिंगर को तलाक देने और उसे बाहर निकालने की पहल की थी, लेकिन अब वह जियान जिंगर से मदद मांगना चाहता था। उसके पास कंपनी की भलाई के लिए बेशर्मी से जियान जिंगर से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर कि जुनलाई सहमत हो गई है, श्रीमती हो मुस्कुराई और बोली, जुनलाई, हालांकि जियान जिंग र के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कई कनेक्शन हैं और ली परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। यदि आप उससे दोबारा शादी करना चाहते हैं तो मैं आपका समर्थन करती हूँ। श्रीमती हो बहुत षड्यंत्रकारी थी। जब तक हो जुनलाई ने जियान जिंग से दोबारा विवाह किया तब तक ली परिवार भविष्य में उनका समर्थक बन जाएगा। ली परिवार के समर्थक होने से हो परिवार को स्वाभाविक रूप से अधिक लाभ होगा। चाहे जो भी हो, श्रीमती हो हमेशा पहले लाभ पर विचार करती थीं। इससे पहले श्रीमती हो जियान जिंग को तुच्छ समझती थीं, लेकिन अब वह जियान जिंग के फिर से हो परिवार की बहू बनने का इंतजार नहीं कर सकती थीं। बेशक हो जुनलाई जानता था कि उसकी मां क्या सोच रही थी, लेकिन उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं और वह नहीं जानता था कि क्या कहे। अगले दिन हो जुनलाई ने उठने के बाद अपने कपड़े साफ किए और जियान जिंग की तलाश में निकल पड़ा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो हो जुनलाई में घंटी बजाने का साहस नहीं था। अचानक एक नौकर बाहर आया। नौकर ने पूछा, महाराज, आप किसे खोज रहे हैं? हो जुनलाई एक पल के लिए झिझकी और हकलाते हुए बोली, मैं जियान जिंग को ढूंढ रही हूँ। उससे कहो कि मैं हो जुनलाई हूँ। नौकर ने कहा, कृपया 1 मिनट रुकें, मैं अंदर जाकर मिस जियान को सूचित करूंगा। इतना कहकर नौकर घर में दाखिल हुआ।
इन सभी नौकरों को शांगगुआनडिंग ने काम पर रखा था, इसलिए वे हो जुनलाई को नहीं जानते थे। जियान जिंग सोफे पर बैठी हुई थी और ऊप से अपने फ़ोन को देख रही थी। एक नौकर अंदर आया और जियान जिंग को बताया कि हो जुनलाई दरवाजे पर है। जियान जिंग दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हो जुनलाई व्यक्तिगत रूप से आएगी। जियान जिंगार ने कहा, उसे आमंत्रित करें। नौकर हो जुनलाई को घर में आमंत्रित करने गया। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा तो हो जुनलाई ने जियान जिंग को देखा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी शांगगुआनडिंग ऊपर से नीचे आ गया। ऊपर वाला शयन कक्ष मूलतः हो जुनलाई और जियान जिंग का शयन कक्ष था। अब ये शांगगुआनडिंग द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हो जुनलाई ने सोचा कि वे दोनों पहले से ही एक साथ रह रहे थे और वह बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। हो जुनलाई ने कहा, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। हो जुनलाई ने उसे कंपनी के मामले के बारे में बताया। जियान जिंग ने हो जुनलाई को देखा और उदासीनता से कहा, मैं समझ गया। वापस जाओ और मेरी खबर का इंतज़ार करो। मेरे पास अभी भी काम बाकी हैं। काम पूरा होने के बाद मैं सिटी छोड़ दूंगा। चूंकि हम कभी पति पत्नी थे, इसलिए मैं एक बार आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब हो जुनलाई ने यह सुना तो वह उदास हो गया। हो जुनलाई को लगा कि जियान जिंगर एक अलग व्यक्ति बन गई है। वह बहुत सीधी और निर्णायक हो गई है, लेकिन वह पहले विनम्र और नम्र हुआ करती थी। जियान जिंग की उदारता ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी तुलना आम लोग कर सकें। अगर कोई और होता तो उनके लिए हो जुनलाई की मदद करना असंभव होता। वे शायद उसका अपमान भी करते। जियान जिंग ने पूछा, क्या कुछ और है? इस समय हो जुनलाई को होश आया और उसने कहा, नहीं। हो जुनलाई ने बहुत विनम्रता से कहा, धन्यवाद। तभी हो जुनलाई उठकर बाहर चली गई। जैसे ही जियान जिंग ने हो जुनलाई की पीठ को देखा, उसने एक गहरी सांस ली। इस पल के बाद उसे हो जुनलाई से फिर कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। ... जियान जिंग ने मदद इसलिए की क्योंकि वह हो जुनलाई को फिर से देखना चाहती थी। वह इस रिश्ते को एक आदर्श तरीके से खत्म करना चाहती थी। जियान जिंग को तुरंत बहुत आराम महसूस हुआ और अब उसे कोई निराशा महसूस नहीं हुई। जियान जिंग ने अपना फ़ोन निकाला और ली परिवार के मुखिया को फ़ोन किया। जियान जिंग द्वारा मामला समझाने के बाद ली परिवार के मुखिया तुरंत सहमत हो गए। जैसे ही हो जुनलाई घर पहुंचे, उन्हें ली परिवार के मुखिया का फ़ोन आया। ली परिवार के मुखिया ने कहा कि वह ली कॉरपोरेशन की सिटी शाखा के सीईओ से कल हो जुनलाई से मिलने के लिए कहेंगे ताकि अगले सहयोग पर चर्चा की जा सके। इसके अलावा वह हो जुनलाई की कंपनी में 1 अरब युआन का निवेश करेंगे। हो जुनलाई तुरंत दंग रह गई। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। हो जुनलाई को उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंगर इस मामले को इतनी जल्दी सुलझा लेगा और यहाँ तक कि ली परिवार के मुखिया ने भी उसे बुलाया होगा। जब श्रीमती हो ने हो जुनलाई को देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा, जुनलाई कैसा लगा? क्या जियान जिंग सहमत हो गया? हो जुनलाई ने कहा, जियान जिंगार ने मदद की। हो जुनलाई ने उसे सारी बातें बता दीं। जब हो परिवार ने हो जुनलाई की बातें सुनी तो वे थोड़े उत्साहित हुए। श्रीमती हो ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंगर का ली परिवार के साथ इतना अच्छा रिश्ता होगा। उसने एक फ़ोन कॉल से इतना बड़ा मामला सुलझा दिया। हालांकि जुनलाई सिटी शाखा के साथ काम कर रहा है, लेकिन ये ल्यूशन के परिवार से कहीं बेहतर है। अब 1 और अरब युआन का निवेश किया गया है। ये स्वर्ग से आशीर्वाद है। श्रीमती हो स्पष्टतः थोड़ी उत्साहित थीं। श्री हो और हो शियाओयू भी बहुत उत्साहित थे। ली परिवार की कंपनी के साथ सहयोग करना गर्व की बात थी। जहां तक लाभ की बात है तो उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि कंपनी की समस्या हल हो गई थी, लेकिन हो जुनलाई बहुत नाखुश थी। मिस्टर हो ने आह भरते हुए कहा, मैं उस समय सही था। मैंने कहा था कि जियान जिंग ल्यूशन से बहुत बेहतर है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। श्रीमती हो ने कहा, अगर मुझे पता होता कि जियान जिंग इतनी प्रभावशाली थी तो मैंने जुनलाई से उससे तलाक लेने के लिए नहीं कहा होता। ठीक है, मैं कल जियान जिंगर को ढूंढूंगा और उसे जुनलाई से दोबारा शादी करने के लिए राजी करूंगा। उसे जुनलाई बहुत पसंद है। जब तक मैं उसे बताऊंगा, वह निश्चित रूप से जुनलाई की तलाश करेगी। हो जुनलाई ने गुस्से से कहा, माँ, क्या आपको डर है कि मैंने खुद को पर्याप्त शर्मिंदा नहीं किया है? श्रीमती हो ने बेशर्मी से कहा, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हो जुनलाई थोड़ा क्रोधित हुआ, इसलिए वह अपने कमरे में लौट आया। जियान जिंगर ने अपने मामले निपटाने के बाद सिटी छोड़ने का फैसला किया। वह बिना कार के नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने वहां जाकर देखने का फैसला किया। जब वह कारें देख रही थी तो जियान जिंग को एक कॉल आया। ये विश्वविद्यालय के शिक्षक का फ़ोन था। शिक्षक ने जियान जिंगर को बताया कि वे आज रात सिटी के गोल्डन क्राउन होटल में डिनर कर रहे हैं।
सभी सहपाठी आ रहे हैं और हो जुनलाई उनमें से एक है। यद्यपि यह एक सभा थी, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य एक दूसरे को दिखाना तथा तुलना करना था। जियान जिंग एक वित्तीय प्रमुख था। इस पेशे में अधिकांश लोग स्नातक होने के बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। जब पूरी कक्षा स्नातक हो गई तो उन्होंने कंपनियां या कारखाने खोले और मालिक बन गए। केवल जियान जिंग के पास कोई कंपनी नहीं थी और वह हो परिवार की घर पर रहने वाली बहू थी। जब से वे स्नातक हुए हैं, हर बार जब कोई सभा होती थी तो उसके सहपाठी जियान जिंगर का मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि शिक्षक को भी लगता था कि जियान जिंगर इतने सालों में एकमात्र बेकार छात्र था। अतीत में जियान जिंग ने हो जुनलाई के साथ रहने के लिए ये सब सहन किया था, लेकिन अब वे तलाकशुदा थे। जियान जिंग को अब कोई परवाह नहीं थी। चूंकि यह कक्षा का पुनर्मिलन समारोह था, इसलिए उसे जाना पड़ा। कई छात्र 1 घंटे पहले ही गोल्डन क्राउन होटल पहुंच गए थे। सभी लग्जरी कारों में सवार थे और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। वे बहुत दिखावटी थे। हो जुनलाई भी आ गया था। जैसे ही हो जुनलाई कार से बाहर निकला, कई लोगों ने उसे घेर लिया। उस समय हो जुनलाई स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्र थी। हरे रंग के सूट में एक हृष्ट-पुष्ट आदमी आगे बढ़ा और हो जुनलाई के कंधे को गले लगाते हुए मुस्कुराता हुआ बोला, जुनलाई, तुम और भी अधिक सुंदर होते जा रहे हो। मैंने सुना है कि तुमने जियान जिंगर को छोड़ दिया है। क्या ये सच है? हो जुनलाई इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इस आदमी का नाम वांग शुआई था। जब हो जुनलाई यूनिवर्सिटी में था तब वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। बाद में वांग शुआई ने एक अमीर परिवार में शादी की और अपनी खुद की कंपनी खोली। वह उनके बीच सबसे अमीर सहपाठियों में से एक बन गया और मूल रूप से अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया। इससे पहले जियान जिंग हो जुनलाई की पत्नी थी, इसलिए इन सहपाठियों ने भी हो जुनलाई को सम्मान दिया और अति नहीं की। अब जब उनका तलाक हो गया तो कई लोगों ने जियान जिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इन छात्रों की मूलतः अन्य क्षेत्रों में कंपनियां थीं और वे यह नहीं जानते थे कि ली परिवार का मुखिया व्यक्तिगत रूप से जियान जिंग की तलाश में गया था, इसलिए उन्होंने अभी भी जियान जिंग को एक निकम्मे व्यक्ति के रूप में देखा जो जीवित रहने के लिए एक पुरुष पर निर्भर थी। हो जुनलाई बहुत निराश था, इसलिए वह चुप रहा। वांग शुआई परेशान करती रही। कुछ ही दूरी पर एक बस आकर रुकी। सबने उस ओर देखा। पहले वे यहीं इकट्ठा होते थे। हर बार जियान जिंगर इसी समय बस से उतरता था। जैसी कि उम्मीद थी, जियान जिंग भी इसी समय बस से उतर गया। ... सब हंस पड़े। सभी छात्रों में से जियान जिंग एकमात्र ऐसा छात्र था जिसने बस ली। बाकी लोग लग्जरी कारों में आए। गुलाबी पोशाक में एक महिला ने जियान जिंग को देखा और उसका मजाक उड़ाया। जियान जिंग हमारी कक्षा स्कूल के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट कक्षाओं में से एक थी। कक्षा में 47 छात्र थे। हम सभी या तो कंपनियों या कारखानों के मालिक हैं। तुम अकेली हो जो एक छोटी सी दुकान भी नहीं चला सकती। इतने सालों के बाद तुम एक भिखारी से भी तुलना नहीं कर सकती। यह महिला यूनिवर्सिटी के दौरान जियान जिंगर की प्रेम प्रतिद्वंद्वी थी। उसका नाम जू मेंग था। जू मेंग को हो जुनलाई पसंद थी, लेकिन हो जुनलाई ने जियान जिंगर से शादी कर ली। इतने सालों से जू मेंग को हमेशा ये शिकायत याद रही थी और इसी वजह से वह हमेशा जियान जिंग को निशाना बनाता था। जू मेंग ने जियांग शिन को अपमानित करने की कोशिश की। वह चाहती थी कि हो जुनलाई को पता चले कि उस समय जियान जिंग से शादी करना एक गलती थी। केवल उसे शू मेंग को चुनना ही सही विकल्प था। जियान जिंगर ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि कोई कंपनी या कारखाना होना प्रभावशाली है तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि आपके नाम की कंपनी या कारखाना आपके माता पिता के पैसे से नहीं बना है? हर कोई अवाक था, विशेषकर जू मेंग। हर कोई जानता था कि जू मेंग जू कॉर्पोरेशन की उपाध्यक्ष थीं, लेकिन उन्होंने इस पद को प्राप्त करने के लिए खुद पर भरोसा नहीं किया। जू मेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, जियान जिंग भले ही हम अपने माता पिता पर निर्भर हों, फिर भी हम तुमसे बेहतर हैं। देखो तुमको, हो परिवार से निकाले जाने के बाद तुम एक कूड़े का टुकड़ा बन गए हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम एक मजाक हो। ये तथ्य कि जियान जिंग को हो परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, वास्तव में जियान जिंग को एक मजाक जैसा बना देता है। जियान जिंग ने जू मेंग को देखा और उदासीनता से कहा, जू मेंग, क्या तुम्हें मुझसे परेशानी उठानी है? चूंकि वे पूर्व सहपाठी थे, इसलिए जियान जिंग ने जू मेंग को एक मौका दिया। यदि जू मेंग परेशानी पैदा करने पर अड़ा रहा तो जियान जिंग दया नहीं करेगी। जब जू मेंग ने यह सुना तो वह तुरंत हंसी और बोली, हाँ, मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने पर जोर देती हूँ। मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहती हूँ। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? जू मेंग ने जियान जिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जू परिवार सी सिटी का एक प्रमुख परिवार था। वे लियू परिवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे।
यहाँ तक कि लियू परिवार को भी जू परिवार के सामने अपनी दुम दबानी पड़ी। थप्पड़। जियान जिंगार ने जू मेंग को थप्पड़ मारा। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि हो जुनलाई भी दंग रह गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंग जू मेंग पर हमला करने की हिम्मत करेगा। सभी को याद था कि हर बार जब वे इकट्ठे होते थे तो जू मेंग जानबूझकर जियान जिंग के साथ परेशानी खड़ी कर देता था और उसे सबक सिखाने का अवसर तलाशता था। जू मेंग को नाराज न करने के लिए जियान जिंग ने हर बार इसे सहन किया। पिछले साल जू मेंग ने जियान जिंग के सिर पर रेड वाइन की एक पूरी बोतल उड़ेल दी थी। उस समय जियान जिंग ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। अब जियान जिंग ने वास्तव में जू मेंग को थप्पड़ मारा। जब जू मेंग को होश आया तो वह दहाड़ते हुए बोली, कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सिटी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह जू मेंग को मार सके। जियान जिंग पहला था। जू मेंग को बहुत अपमानित महसूस हुआ। जू मेंग जू परिवार की बेटी थी, लेकिन उसे एक कूड़े के टुकड़े ने थप्पड़ मार दिया था। जू मेंग को अपने पूरे जीवन में इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। जू मेंग ने दांत पीसते हुए जियान जिंग की ओर इशारा करते हुए दहाड़ते हुए कहा, मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए जू मेंग अपनी BMW के पास गई, एक लोहे का बेसबॉल बैट निकाला और जियान जिंग की ओर दौड़ी। जब सबने देखा कि जू मेंग कितना क्रोधित था तो वे जल्दी से वहां से भाग निकले, इस डर से कि कहीं वे गलती से घायल न हो जाएं। कोई भी उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आया। वे सब नाटक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। जियान जिंग शांत दिख रहा था। चूंकि जू मेंग भाग्य को ललचा रही थी, इसलिए जियान जिंग उसकी इच्छा पूरी करेगी। ये देखकर कि बेसबॉल गिरने ही वाला था, जियान जिंग ने बगल से छलांग लगाई और जू मेंग को दूर धकेलने के लिए अपना पैर उठाया। काफी देर के बाद शू मेंग दर्द के बावजूद जमीन से उठ खड़ा हुआ और जियान जिंग की ओर दौड़ता रहा। जियान जिंगार ने जू मेंग को फिर से लात मारी। जू मेंग अब पहले जैसी आकर्षक नहीं रही थी। वह दयनीय स्थिति में थी। कोई भी उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन वे चर्चा करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंग इतना निर्दयी होगा कि जू मेंग पर हमला करेगा। जियान जिंग अभी अपना गुस्सा निकाल रही है, लेकिन अगर जू मेंग ने किसी को फोन किया तो जियान जिंग मर जाएगी। हालांकि जियान जिंग काफी ताकतवर है, लेकिन इसका क्या फायदा? जू परिवार के लिए उसे मारना आसान होगा। ... हर कोई जियान जिंग को दया और खुशी से देख रहा था। हालांकि जियान जिंग बहुत शांत थी। समय पर नजर डालने के बाद जियान जिंग अब जू मेंग के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ली कुन को बुलाया। जल्द ही कॉल हो गई। दूसरी तरफ से ली कुन ने सम्मानपूर्वक कहा, डॉक्टर जियान, क्या बात है? ... जियान जिंग ने सीधे पूछा, क्या आप सिटी के जू परिवार के बारे में जानते हैं? ली कुन ने कहा, मुझे पता है। ये सिटी का एक शक्तिशाली परिवार है। जियान जिंग ने सीधे कहा, मैं जू परिवार को फिर कभी नहीं देखना चाहता। इस बार जियान जिंग के आने का एक कारण जू मेंग को सबक सिखाना था। मूल रूप से जियान जिंग जू मेंग को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन चूंकि जू मेंग भाग्य को ललचा रही थी, इसलिए वह पुराने और नए स्कोर को एक साथ तय करेगी। ली कुन ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं चमत्कारी डॉक्टर जियान। जू परिवार सिटी के शीर्ष परिवारों में से एक था, लेकिन ली परिवार की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। ली परिवार के लिए जू परिवार से निपटना आसान था। उस समय जू परिवार के उदय ने सिटी में ली परिवार के हितों को खतरे में डाल दिया था। ली परिवार का मुखिया लंबे समय से जू परिवार को खत्म करना चाहता था। अब उनके पास कदम उठाने के लिए एक बिल्कुल उचित बहाना था। जू मेंग ने जियान जिंग पर बार बार हमला किया, लेकिन जियान जिंग ने हर बार उसे दूर धकेल दिया, इसलिए जू मेंग केवल अपने पिता को ही पुकार सकती थी। चूंकि उनकी बेटी का जन्म बुढ़ापे में हुआ था, इसलिए श्रीमान जू मेंग से बहुत प्यार करते थे। जू मेंग श्री जू की आंखों का तारा था। ये सुनकर कि किसी ने जू मेंग को मारने की हिम्मत की है, मिस्टर जू को गुस्सा आ गया। वह सुरक्षाकर्मियों को लेकर गोल्डन क्राउन होटल चले गए। 20 मिनट बाद श्री जू लोगों को होटल के प्रवेश द्वार पर ले आए। जब जू मेंग ने अपने पिता को देखा तो वह तुरंत दौड़कर आए और दुखी भाव से बोली, पिताजी, जियान जिंगर ने मुझे मारा है। देखिए वह कितनी निर्दयी है। आपको मुझसे बदला लेने के लिए उसे पीट पीट कर मार डालना होगा। मिस्टर जू ने तुरंत उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो बेटी, मैं उस कुतिया को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर मिस्टर जू ने सभी की ओर देखा और चिल्लाया, जियान जिंगर कौन है? तुरंत बाहर आओ। चूंकि तुमने मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियान जिंग ने व्यंग्य किया और खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा, आप जू मेंग के पिता हैं, जू डाकियांग। जियान जिंग ने जू डाकियांग को देखा और कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने जू मेंग को पीटा था।
मैं बस उसे सिखाना चाहता था कि इंसान कैसे बनना है। जब जू दाकियांग ने यह सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और जोर से डांटा, तुम खुद को क्या समझते हो? मानो मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरी बेटी के जूते चाटने के भी लायक नहीं हो। जू दाकियांग ने जियान जिंग र को मारने की नीयत से देखा और कहा, आज तुम मर चुकी हो। ऐसा कहते हुए जू दाकियांग द्वारा साथ लाए गए दर्जनों सुरक्षा गार्डों ने अपने हथियार निकाल लिए और जियान जिंग र की ओर दौड़ पड़े। जियान जिंगार की निगाहें भेदी हो गईं। उसने अपना पैर उठाया और सामने खड़े सुरक्षा गार्ड को लात मारकर भगा दिया। इस बार सभी ने जियान जिंग र का उपहास किया। उनकी नज़र में जियान जिंग एर मरा हुआ मांस था। वांग शुआई ने भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, जियान जिंगर वास्तव में असंवेदनशील है। उसके जैसी घटिया चीज जू परिवार के क्रोध को कैसे झेल सकती है? वह बस किस्मत को ललचा रही है। जब वे स्कूल में थे तो वांग शुआई जियान जिंग एर को नीची नज़र से देखता था। ये देखकर कि स्नातक होने के इतने साल बाद भी जियान जिंगर इतनी बेकार थी, वांग शुआई ने जियान जिंगर को और भी अधिक नीची नज़र से देखा। हो जुनलाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। वांग शुआई ने कहा, जुनलाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उस समय जियान जिंग र जैसी बदमाश से शादी क्यों की। वांग शुओ ने भौहें सिकोड़ी और जियान जिंगर की ओर देखते हुए कहा, सौभाग्य से अब तुम इस कुतिया से छुटकारा पा चुके हो। अपने सुंदर रूप के साथ तुम निश्चित रूप से एक बेहतर महिला पा सकोगे। उनके आसपास खड़े अन्य छात्र भी बातचीत करने लगे। हर किसी को लगा कि हो जुनलाई का जियान जिंग एर से विवाह करना अनुचित था। वांग शुआई ने मुस्कुराते हुए कहा, जियान जिंग र आज मर चुका है। अब से तुम आज़ाद हो जाओगे। जियान जिंगार चुप रहे। जब सबने फिर से जियान जिंग र को देखा तो वे चौंक गए। जू दाकियांग द्वारा लाए गए सभी सुरक्षा गार्ड जमीन पर पड़े थे और रो रहे थे। जियान जिंग र ने उन्हें सिर्फ 20 सेकंड में कैसे हरा दिया? जू दाकियांग और जू मेंग ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। जियान जिंग एर ने जू दाकियांग और जू मेंग पर व्यंग्य किया और मजाकिया लहजे में कहा, अगर जू परिवार मरना चाहता है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। जू दाकियांग ने ठंडे स्वर में कहा, कुतिया, तुम बहुत घमंडी हो। भले ही तुम एक अच्छी लड़ाकू हो, लेकिन ये बेकार है। इतना कहते ही जू दाकियांग ने फ़ोन उठाया और गरजते हुए कहा, गोल्डन क्राउन होटल में तुरंत और लोगों को लाओ। फ़ोन रखने के बाद जू दाकियांग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जू दाकियांग के पास सिटी में व्यापार जगत और अंडरवर्ल्ड दोनों में लोग थे। जब भी उसे कोई मुश्किल काम आता तो वह उसे सुझाने के लिए अंडरवर्ल्ड को बुलाता। जियान जिंग र अपनी हंसी रोक नहीं सका। जू दाकियांग और जू मेंग वास्तव में पिता और पुत्री थे। वे दोनों संदिग्ध लोग थे। जू दाकियांग का फ़ोन बजा। ये सचिव का फ़ोन था। फ़ोन उठाने के बाद जू दाकियांग का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। जू मेंग को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत पूछा, पिताजी क्या हुआ? जू दाकियांग ने कहा, मेरे सचिव ने मुझे बताया कि शंघाई की एक कंपनी ने हमारे साथ अपना सहयोग रद्द कर दिया है। जू मेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उन्होंने अचानक सहयोग क्यों रद्द कर दिया? जू दाकियांग ने भी असमंजस में कहा, मुझे डर है कि इस बार हम करोड़ों डॉलर खो देंगे। ये बहुत अजीब है। हमने इतने सालों तक साथ काम किया है तो उन्होंने अचानक सहयोग क्यों रद्द कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुश्किल। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके सचिव ने पुनः फ़ोन किया। फ़ोन पर सचिव ने चिंता से कहा, सर, 8-9 भागीदारों ने पहले ही हमारे साथ अपना सहयोग रद्द करने के लिए फ़ोन किया है। कंपनी बड़ी मुसीबत में है। जू दाकियांग की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत कुरूप हो गई। जू दाकियांग एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए वह जानता था कि कोई बड़ा आदमी जू परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही जू कॉर्पोरेशन के लोगों ने फ़ोन किया। 10 मिनट के भीतर जू कॉर्पोरेशन के साथ काम करने वाली सभी कंपनियों ने अपना सहयोग समाप्त कर दिया। ये जू परिवार के लिए घातक था। जू मिंग ने असमंजस में पूछा, पिताजी ऐसा क्यों हुआ? जू कियांग ने दहाड़ते हुए कहा, मैं भी जानना चाहता हूँ। जल्दी करो और इस कुतिया को खत्म कर दो। फिर चलो वापस चलते हैं और कंपनी से निपटते हैं। अचानक जू दाकियांग को कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, क्या ये वही कुतिया है जिसे हो परिवार से बाहर निकाल दिया गया था? जू मिंग ने तुरंत कहा, ये सही है। जू दाकियांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने कहा, कल समाचार में बताया गया था कि ली परिवार के मुखिया और युवा स्वामी व्यक्तिगत रूप से हो परिवार की बहू की तलाश में सिटी आए थे। क्या ये वही हो सकती है? जू मिंग ने तुरंत कहा, ये झूठ होगा। इस कुतिया ने दिखावा करने के लिए मीडिया को रिश्वत दी है। जू मिंग ऐसा नहीं कर सका तो जियान जिंग र इतना सक्षम कैसे हो सकता है? जू दाकियांग बहुत सतर्क व्यक्ति था। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था, फिर भी वह जांच करना चाहता था।
जू डाकियांग ने जियान जिंग एर को देखते हुए पूछा, ली परिवार का मुखिया कल तुम्हें ढूंढने के लिए सी सिटी आया था। जियान जिंग र ने जू डाकियांग की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। वह मुझे ढूंढने आया था। मैंने अभी ली परिवार को फ़ोन करके कहा कि मैं सी सिटी में जू परिवार को फिर से नहीं देखना चाहता। तुम अब बहुत दुखी दिख रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि ली परिवार ने कोई कदम उठा लिया है। जब जू दाकियांग ने यह सुना तो वह लगभग गिर पड़ा। जू दाकियांग को पता चल गया कि जियान जिंग र झूठ नहीं बोल रही थी। उसने सोचा था कि जियान जिंग र एक आसान लक्ष्य था, लेकिन अंत में जू दाकियांग ने खुद ही अपने पैर पर गोली मार ली। जू दाकियांग बहुत चतुर था, इसलिए वह तुरंत समझ गया और घबराहट में बोला, ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले से ही जू परिवार से निपटना चाहते थे और आज का मामला आपके द्वारा बिछाया गया एक जाल है। जियान जिंगर ने उदासीनता से कहा, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। जू परिवार मुझसे इतनी मेहनत करवाने के योग्य नहीं है। तुम और तुम्हारी बेटी ही थे जिन्होंने मेरे लिए मुसीबत खड़ी की। मुझे मजबूरन जू परिवार से अलग होना पड़ा। जब जू दाकियांग ने यह सुना तो उसके मुंह के कोने फड़क उठे। जू मिंग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था और उसने तुरंत कहा, पिताजी, इस कुतिया पर यकीन मत करो। यह एक संयोग है। ये कुतिया बेकार है। उसके पास इतने शक्तिशाली संबंध कैसे हो सकते हैं? जू दाकियांग दहाड़ा, दफा हो जाओ। जू दाकियांग बेवकूफ़ नहीं था। हालांकि वह इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई सामने थी। जू दाकियांग दया की भीख मांगने लगा। ये गलतफहमी होगी। आपको इतना निर्दयी होने की ज़रूरत नहीं है। चलो बस गलतफहमी को सुलझा लें। दोनों पक्षों को पीड़ित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियान जिंग र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोग भाग्य को ललचा रहे हैं, इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। जू की आंख का चेहरा पीला पड़ गया, तभी फ़ोन फिर बज उठा। इस बार ये सचिव का फ़ोन नहीं था। ये सी सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कॉल था। जब जू डाकियांग ने देखा कि यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कॉल था तो उसे अचानक बुरा लगा। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आई, मिस्टर जू, हमें पहले ही पता चल चुका है कि आपकी कंपनी में बहुत बड़ी समस्या है। जांच के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फैसला किया है कि जू कॉर्पोरेशन को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और हम जू परिवार की सारी संपत्तियां जब्त कर लेंगे। यह मामला जू दाकियांग के लिए अप्रत्याशित था। जू परिवार सागर शहर का अधिपति था। हालांकि कुछ ही मिनटों में वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। पूरे दानव प्रांत में केवल ली परिवार ही ऐसा कर सकता था। जू दाकियांग लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जू मिंग तुरंत अपने पिता का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी। जू मिंग ने कहा, पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी कंपनी बंद कर दे तो हम सचमुच मर जाएंगे। थप्पड़। जू दाकियांग ने अपना हाथ उठाया और जू मिंग को थप्पड़ मारा। जू दाकियांग ने इस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जू दाकियांग को उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंग र, जिसका हर कोई मजाक उड़ा रहा था, से जू परिवार को दिवालिया बनाने के लिए एक भी कॉल आएगा। ये सब जू मिंग के उपहास के कारण हुआ। जू डाकियांग ने जियान जिंग र को उदास होकर देखा और सावधानी से पूछा, क्या तुम सच में जू परिवार को बाहर निकलने का रास्ता नहीं दोगे? जियान जिंग र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जू परिवार को पहले ही बाहर निकलने का रास्ता दे दिया है। ये तुम्हारा परिवार है जिसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। जू दाकियांग ने गहरी सांस ली। जू दाकियांग को अच्छी तरह से पता था कि इस समय भले ही वह घुटने टेक कर दया की भीख मांगे, जियान जिंग र जू परिवार को नहीं छोड़ेगी। जू दाकियांग अब खड़ा नहीं हो सका, इसलिए वह जमीन पर लेट गया। सी सिटी के व्यापारिक जगत के अधिपति के रूप में जू परिवार का कुछ ही मिनटों में सफाया हो गया था। इस समय जू मिंग ने विनती की, जियान जिंग र, हमारे पूर्व सहपाठी होने के कारण कृपया इस बात